हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, योर स्टडी बिकम्स ईजियर। सो हम कर रहे हैं क्रैक सीटेट 2020 और उसके अंदर कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर्स सोल्व। उसमें हमने पहले जो किए थे वो साइकोलॉजी सेक्शन किया था, फिर हमने इन्वायरमेंट सेक्शन किया और उसके बाद हमने पंजाबी सेक्शन किया, फिर इंग्लिश का सेक्शन किया। आज हम फिर से लेकर आए हैं इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हम इंग्लिश के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एज अ लैंग्वेज सेकेंड आए थे। यह है प्रीवियस ईयर पेपर्स दिसंबर 2019। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये इंग्लिश का पैराग्राफ है और इसके बेस्ड 121 से लेकर 128 तक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप इस जो पैराग्राफ है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कीजिए और इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप उसका आंसर दे पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। So first question is, which methods do authorities not use to suppress people fighting for freedom? First is inquisition, second excommunication, third persuasion, fourth tortures. So इसका right option होगा third, persuasion. 122nd question, reaction against established religion promotes people not to join other religious organizations, to start a new religion, follow some guru, join some cult. तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकेंड, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। देखिए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर तभी अच्छे से समझ आएंगे अगर आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेटर है कि आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज इकोनॉमिक फ्रीडम, इनर फ्रीडम, पोलिटिकल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड, इनर फ्रीडम। पैराग्राफ में ऑथर ने जिस फ्रीडम की बात की है वो इनर फ्रीडम की बात की है, सो इसीलिए इसका सेकेंड आंसर है इनर फ्रीडम। नेक्स्ट इज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। बी, पीपल डोंट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। सेकेंड है ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। थर्ड है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। फोर्थ इज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। That means individual freedom doesn't exist at all in capitalist country, that is false. People don't have individual freedom in communist countries, that is true. Next is, which word is most similar in the meaning to the word endeavors as used in the passage para number 1? Movements, attempts, actions, challenges. So इसका right option है second, attempts. Next is, which word is the most opposite in meaning to the word shun as used in the passage para number 2? Prefer, rehabilitate, वेलकम, रिजॉइस। सो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, वेलकम। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। देयर इज़ नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस। तो हमें बताना है कि इसमें से, इस सेंटेंस में से कौन से पार्ट में जो है एरर है। फर्स्ट ऑप्शन है डी, सेकेंड ए ऑप्शन, 3 बी, फोर्थ सी। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा फर्स्ट, यानी कि डी पार्ट में जो है वो एरर है। जो राइट आंसर होगा फर्स्ट डी, यहाँ पर टू सक्सेस नहीं 4 सक्सेस आएगा। So here is the error. Next question is, which of the following statement is not true? वो not true पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर not mention है। So first option is, man can enjoy life only in an environment of freedom. Second, material progress can't be achieved without freedom. Third, freedom is not one of the most important factor in life. Fourth, freedom helps man evolve morally and spiritually. So इसका right option होगा third, freedom is not one of the most important factor in life. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो ये थर्ड पॉइंट है, फ्रीडम इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, दैट इज़ इनकरेक्ट। उसने यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट ही पूछा था एक तरह से, तो हमने इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना था। तो थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन हियर। देखिए, हमने जो पहला पैराग्राफ देखा था उसके बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सामने दूसरा पैराग्राफ है। इस पैसेज को आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद 129 से लेकर 135 नंबर क्वेश्चन तक इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। So this is the full passage here. From water, from fragile to etc. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। So 129th question is, which of the following has not been mentioned in the passage? The Himalayas provide us with highly productive ecosystems. Second, the Himalayas provide water to more than 1,000 million people. Third, the Himalayas irrigate millions of hectares of land. Fourth, the Himalayas form the backbone of our tourism industry.
सो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4। देखिए उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मैंशन इन द पैसेज, यानी कि इसमें से दिए हुए जो सेंटेंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैराग्राफ में मैंशन, पैसेजेस में मैंशन नहीं किया हुआ। तो इस पैसेज में ये वाला जो सेंटेंस है वो मैंशन नहीं है, द हिमालयस फॉर्म द बैकबोन ऑफ आर टूरिज्म इंडस्ट्री। सो दैट्स वाई आर राइट ऑप्शन इज नंबर 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फर्स्ट, द हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेजाइल रिसोर्स। Second, climate change has little effect on the Himalayas. Third, they bring prosperity to large parts of the world. Fourth, they have some of the longest glaciers. So which of the following is false? देखिए उन्होंने false पूछा है, तो false sentence जो है वो कौन सा है इन चारों में से? That is number 2. Climate changes has little effect on Himalayas. That is a wrong sentence. That's why it is the right option for us. Next question is, what is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand? The Himalayan state has many perennial streams, huge mineral deposits, many rain-fed rivers, numerous waterfalls and ponds. So इसका right option है number 2, huge mineral deposits. So उसने पूछा था what is not so special about the Himalayas? So that is huge mineral deposits. Question is, which one of the following word is most similar in meaning to the word bounty? Generosity, एसेट्स, सिंपथी, अबंडेंस। सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, जेनरसिटी। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है बाउंटी, उसका मतलब होता है किसी को इनाम देना, किसी पर उदारता दिखाना। वैसे ही जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जेनरसिटी, इसका मीनिंग भी यही होता है, उदारता दिखाना, उदारता। तो इसीलिए ये सिमिलर वर्ड्स हुए, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, जेनरसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनवोलेंट? ऑपोजिट मीनिंग हमें फाइंड करना है। फर्स्ट इज मेवलेंट, रूड, अनट्रूथफुल, इनडिसेंट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब होता है वो पर्सन जो गलत काम करे, द्रोही हो, और बेनेवलेंट का मतलब होता है जो काइंड हो, उदार हो। तो ऑपोजिट इसका जो नियरेस्ट ऑपोजिट वर्ड होगा वो मेलवोलेंट होगा। सो दैट्स वाई इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। Next is, which part of speech is the underlined word in the following sentence? The area is home to dozens of perennial streams. Noun, adverb, adjective, pronoun. So इसका right option होगा third, adjective. 135th question. In the context of passage, which of the following is not true? Water should be central to our thinking because first is we can't survive without water. Second, it is a lifeline for our farmers. Third, it is considered holy by most religions. Fourth, it is the core of life. So इसका right option होगा third. It is considered holy by most religions. सो सेकेंड पैराग्राफ पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस है वो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 136 क्वेश्चन है। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास। शी शुड एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। Third is provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children. Fourth, ask students to use only English while communicating in the class with peers. So इसका right option होगा number 3. Provide an opportunity where the language is seen, noticed and used by children. Next question is, literature for children is considered as a or an dash reading, as an additional burden on, as an aesthetic source of, as a hindrance material for, as an inspirational source of. तो लिटरेचर को बच्चों के लिए कैसे देखा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंड, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ। इसको एज अ ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है लिटरेचर को पढ़ने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? इनमें से नीचे लिखे कौन सा ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए लिटरेचर का काम नहीं कर सकता? फर्स्ट इज़ पिक्चर बुक्स, सेकेंड थिसोरस, थर्ड माइथ्स एंड लीजेंड्स, फोर्थ टेल्स ऑफ हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री। देखिए इसमें से पिक्चर बुक बच्चों के लिए होती है, हम यहाँ पर छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो पिक्चर बुक्स उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। माइथ्स एंड लीजेंड्स की जो स्टोरीज़ होती हैं, हीरोज़ की स्टोरीज़, वो भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। लेकिन जो थिसोरस होता है उसका मतलब होता है वर्ड बुक, यानी कि हम उसे हिंदी में कह सकते हैं शब्दकोश। तो वो शब्दकोश जो है वो छोटे बच्चे अभी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए ये एक लिटरेचर का पार्ट नहीं बन सकता छोटे बच्चों के लिए। सो थिसोरस इज़ अ राइट आंसर। तो थिसोरस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे। तो थिसोरस इज द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट? फिर से यहाँ पर देखिए नॉट करेक्ट पूछा है।
First is it consists of context-based relevant material for children such as pictures, rhymes, stories, etc. Second, once the material is pasted on walls, it should not be removed for the whole session. Third, pictures, posters give children an opportunity to talk about things, persons and happenings. Number 4, encourage children to create their own poems, posters, stories, etc. and display them in the class. So इसका right option होगा number 2. देखिए नंबर 2 जो है, वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन द वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द होल सेशन. डेफिनेटली ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा आंसर के लिए नंबर 2. नेक्स्ट इज a teacher gives the task of dialogue completion to class 5th student. The role of this task is in language learning will be: first, teaching of structures; second, the separation of spoken and written forms of language; third, to facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic expressions; fourth, to provide frequent feedback only on grammatical errors. So इसका right option होगा number 3, to facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic expressions. देखिए जब भी डायलॉग कंप्लीशन का जो टास्क दिया जाता है स्टूडेंट्स को, इससे क्या होता है, उनकी स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होती है. तो इसीलिए ये जो है वो क्या करेगा, लैंग्वेज प्रैक्टिस करवाएगा बच्चों की. इसीलिए इसका जो ऑप्शन है थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन. उनको कन्वर्सेशन करने के लिए उस लैंग्वेज में फैसिलिटेट करता है डायलॉग कंप्लीशन. Using realia in the language class means bringing real life situations to communicate, real objects as teaching aids, realistic objectives and targets for the learners, real level of child's learning to the knowledge of parents. So इसका right option होगा number 2, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स. देखिए बच्चे आप अपने सामने जो है उनके अगर ऑब्जेक्ट्स रखे जाएँ, रियल ऑब्जेक्ट्स रखे जाएँ, तो उससे वो ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बच्चों को सिखाना है ए फॉर एप्पल होता है, तो अगर आप उनके सामने एप्पल रियल ऑब्जेक्ट की तरह रखेंगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे. क्योंकि बच्चे रियल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं. अगर कोई भी चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हैं तो वही चीज़ अगर आप रियल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उनके सामने रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको सीखेंगे और हमेशा के लिए याद भी रखेंगे. लेकिन सिर्फ अगर आपको वही इन्फॉर्मेशन उनको बोल कर बता देंगे तो वो इतनी ज़्यादा उसे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे. तो टीचिंग के लिए बेस्ट एड होती है अगर आप उसी चीज़ को जो आपको समझानी है उसको एज अ रियल ऑब्जेक्ट सबके सामने रखें. सो रिलिया का मतलब भी ये होता है कि आपको लैंग्वेज समझाने के लिए आप उनके सामने रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पेश करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड. सेकेंड, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस. थर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस. फोर्थ, द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड. मल्टीलिंगुअल नेचर का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जिसमें सभी तरह की बहुत सारी भाषाओं को इजाज़त दिया जाए बोलने के लिए. हर एक बच्चे की जो मदर टंग होती है वो अलग हो सकती है. हर बच्चे को अपनी मदर टंग में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए क्लासरूम में. इससे बच्चा सिक्योर फील करता है और साथ में एक्सेप्टेड फील करता है. वो ये फील करेगा कि उसकी लैंग्वेज को कम या ज़्यादा नहीं आंका गया, उसकी लैंग्वेज को भी क्लास में एक्सेप्ट किया गया. An English textbook for class first starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangements reflect in the language pedagogy? Eclectic approach. Second is bottom-up approach. Third is top-down approach. Fourth is language across curriculum approach. तो ये जो अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच. देखिए सबसे पहले उनको वाइड एरिया से चीज़ें सिखाई जा रही हैं जैसे पिक्चर्स, पोएम, स्टोरीज़. तो जहाँ पर उसे एक्चुअली पहुँचना है पिक्चर्स, पोएम्स, स्टोरीज़ तक, सबसे पहले उसे वही चीज़ दिखाई जा रही है. और अल्फ़ाबेट जो उसे सबसे पहले सीखना है वो पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू उसको ड्राइव करते करते लास्ट में उसको अल्फ़ाबेट से सिखाए जा रहे हैं. तो इसलिए ये कौन सी अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच. क्योंकि जो पोएम्स, स्टोरीज़ हैं वो लैंग्वेज का सबसे टॉप पर होती हैं, टॉप पार्ट होती हैं. लेकिन अल्फ़ाबेट जो है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बॉटम पार्ट है, यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं. तो अगर जो टीचर है वो पहले पोएम्स और स्टोरीज़ के थ्रू चल कर बाद में अल्फ़ाबेट समझाते हैं तो ये कौन सी अप्रोच होगी? टॉप डाउन अप्रोच. नेक्स्ट इज while checking the notebooks, the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B, D, M, W. The child is showing the signs of. देखिए कह रहे हैं कि जो बच्चा है जब टीचर ने उसकी नोटबुक चेक की तो देखा कि वो जो मिस्टेक्स कर रहा है वो रिवर्स कर देता है अल्फ़ाबेट्स को. B की जगह D लिख देता है, M की जगह W लिख देता है. तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो बच्चा है वो किस तरह की जो उसमें बीमारी है या कह सकते हैं कमी है, वो कौन सी कमी की साइंस वो शो कर रहा है. फर्स्ट इज़ लर्निंग प्रेफरेंस. सेकंड लर्निंग स्टाइल. थर्ड इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी. फोर्थ इज़ लर्निंग डिफरेंसेस. तो बिल्कुल हम जानते हैं इसका जो आंसर है वो है थर्ड, लर्निंग डिसेबिलिटीज़.
लर्निंग डिसेबिलिटी में यही होता है कि वो रिवर्स इमेजेस को शो करता है। Next question is, a teacher is telling a story with actions and gestures to class 3rd student. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? First is, she wanted to assess their coloring and drawing skills. Second, she had completed her lesson as per her lesson plan, so she engaged them in drawing. Third, she wanted to assess their comprehension of the story. Fourth, she wanted to see the participation of children while drawing. So इसका right option होगा number 3. शी वॉन्टेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। उसने स्टोरी जो एक टीचर ने पढ़ा दी है अब उस पर उसने ड्राइंग करने के लिए कहा है, तो वो ड्राइंग करने के लिए क्यों कह रही है बच्चों को स्टोरी ऊपर? क्योंकि वो देखना चाहती है कि बच्चों को स्टोरी जो है वो कितनी समझ में आई है, तो इसीलिए वो उनकी कॉम्प्रीहेंशन को असेस करने के लिए ये ड्राइंग की एक टास्क उसको दे रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3, शी वॉन्टेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट इज, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स विच आर used occasionally, difficult to pronounce, used frequently, phonological and lexical। तो एक्टिव वोकेबलरी में कौन से वर्ड्स होते हैं या हम कह सकते हैं कौन से वर्ड्स को हम एक्टिव वोकेबलरी में ऐड करते हैं, तो वो होते हैं नंबर 3 यूज्ड फ्रीक्वेंटली। वो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिव वोकेबलरी। हर एक पर्सन की एक्टिव वोकेबलरी वो अलग अलग हो सकती है क्योंकि उनके रूटीन में जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनकी एक्टिव वोकेबलरी भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन किसी भी पर्सन की एक्टिव वोकेबलरी को हम उसको कहेंगे जो वर्ड्स वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है। Says the major aim of teaching poetry is vocabulary development, enjoyment and appreciation, development of grammar, making learners to become poets। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 2, enjoyment and appreciation, क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हुए चीज़ों को अच्छी तरह से और जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट इज, morpheme is the smallest unit of a word, smallest unit of meaning that can't be broken up, unit of a word that can be broken up into a new meaning, smallest unit of a phrase। मॉर्फीम क्या होता है? इसका ऑप्शन है 2, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कांट बी ब्रोकन अप। देखिए मॉर्फीम जो वर्ड है वो मीनिंग से रिलेट करता हुआ वर्ड है। मॉर्फीम का मतलब होता है एक मीनिंगफुल यूनिट जिसको आगे ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, एक स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग का जिसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो 2 इज द राइट ऑप्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कांट बी ब्रोकन अप, दैट इज कॉल्ड मॉर्फीम। Next question is, a teacher of class 2nd uses learners' knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here, learners' language is used in teaching English as a hindrance, translation, resource और patron। इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3, रिसोर्स। हमने हमेशा पढ़ा है जो बच्चे की मदर टंग होती है वो हमेशा रिसोर्स का काम करती है, एक साधन का काम करती है दूसरी नई लैंग्वेजेस को सीखने के लिए। तो यहाँ पर भी वो अपनी मदर टंग को यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीख रहा है, तो यहाँ पर मदर टंग उसकी एज अ रिसोर्स काम करेगी। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। BICS स्टैंड फॉर बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, बाइलिंगुअल इंटरडिपेंडेंट कोर्स एंड सिलेबस, बेसिक इंटररेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम कर रहे थे उसमें एज अ सेकंड लैंग्वेज आए थे, तो उसकी प्रैक्टिस हमने कर ली। आपको पता है हम CTET 2020 की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस, उसके बाद हम कुछ MCQs की सीरीज़ भी लेकर आएंगे जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। अगर आप वो क्वेश्चन सीरीज़ और ये प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू।